हाँ, यानी कि यही वाला पॉजिटिव फीडबैक का क्या प्रॉपर्टी होता है कि जो आउटपुट होता है एम्पलीफायर का, वही क्या होता है, फीडबैक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर के जुड़ जाता है। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक गेन की बात करें, तो पॉजिटिव फीडबैक गेन का वैल्यू होता है गेन ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीफायर अपॉन 1 - गेन ऑफ एम्पलीफायर मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब फॉर्मूला में आ गया है A/1 - समथिंग, ए बीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जब भी होगा वैल्यू तो वन से क्या होगा, छोटा होगा। नीचे वाला वैल्यू जो होगा, ये वन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब वैल्यू नीचे वाला वन से छोटा हो जाएगा, तो ये ए अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करें गेन की, तो ये वाला गेन जो हो जाएगा वो ओपन लूप गेन से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। ये चीज समझ आया? अच्छा, यहीं पे एक और कंडीशन मान लीजिए कि अगर ए बीटा का वैल्यू वन हो जाए, अगर इसका गेन इंडिविजुअल या फिर आप कह लीजिए ओपन लूप गेन और इसका बीटा का वैल्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के किसके बराबर आ जाए, वन आ जाए। अगर ये वन आ जाता है तो 1 - 1 नीचे हो जाएगा, और नीचे 1 - 1 यानी कि ए अपॉन समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो क्या देगा, इनफाइनाइट शो कर देगा। अगर इनफाइनाइट शो करने का मतलब क्या है कि जो भी आप यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं फीडबैक के रूप में, ये एम्पलीफायर जो है इसका जो आउटपुट जो है वो कभी नहीं रुकेगा। ये जो है इसका आउटपुट आपको अल्टीमेट टाइम तक क्या होते रहेगा, मिलते रहेगा। इसी से बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ जाता है। सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आने का सिंपल सा मतलब है कि अगर सिस्टम इस तरीके से बिहेव करने लगे कि आप उसको कंट्रोल ना कर पाए, या फिर आप कंट्रोल करने जाए तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े। इस तरीके का रिस्पांस जब सिस्टम देने लगेगा तो आप अनस्टेबल कहिएगा कि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये लगातार वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहा है। इसी को बोलते हैं ओवर डैम्प्ड कंडीशन। इसी को अगर डैम्पिंग के फॉर्म में बोलेंगे तो ये क्या हो गया, ओवर डैम्प्ड वाला कंडीशन आ गया। अगर ओवर डैम्प वाला कंडीशन आ गया तो यहाँ पे हार्मोनिक्स भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं। हार्मोनिक्स इंक्रीज होने लगेगा तो उसका रिलेशन है नॉइस से, कि उससे क्या हो जाएगा, आपका नॉइस बढ़ जाएगा, है ना। हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। सही है। चलिए, तो यानी कि ऑसिलेटर में जब हम इंटर करेंगे तो ऑसिलेटर में इंटर करने से पहले हमको दो चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो ऑसिलेटर जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल करता है, और अगर ये पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल करेगा तो इसका आइडियल गेन कितना होगा। आइडियल केस आइडियल केस में इसका इनफाइनाइट हो जाएगा गेन, एक ऑसिलेटर का। एकदम सही है। ठीक। अब यहाँ देखिए ऑसिलेटर का काम क्या है, ऑसिलेटर का काम है ऑसिलेशन प्रोवाइड करना विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इनपुट। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि आप किसी तरह का कोई इनपुट नहीं दीजिएगा और ये क्या कर देगा, आपको ऑसिलेशन प्रोवाइड कर देगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर सकते, पर यहाँ पे इसलिए बोल देता है कि आप एक बार अगर ऑसिलेटर सर्किट को ट्रिगर करके छोड़ दीजिए, वो आपको ऑसिलेशन देना शुरू कर देता है। और जब वो ऑसिलेशन देना शुरू कर देता है, उसी आउटपुट को आप उठा करके वापस से क्या कर दीजिएगा, इनपुट पे प्रोवाइड कर दीजिएगा। वो फिर से उससे चार्ज होगा, फिर से आपको ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। इसको अगर देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये तो भाई ऐसा है कि एक बार हम ट्रिगर किए, आउटपुट दिया, वो एम्पलीफाई हुआ, फिर से आउटपुट दिया, फिर से पॉजिटिव फील्ड में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। पर जब क्वेश्चन में थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आएगा, तो जो भी आप कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग डिस्कस किए, उसी लॉजिक पे आपको आंसर करना है। यानी पूछेगा कि ऑसिलेटर सर्किट पे किस तरीके का इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो इस पे किसी तरीके का इनपुट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनपुट की बात कर रहे हैं हम। हाँ, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो पॉजिटिव। इसका गेन कितना होता है ऑसिलेटर का, तो आइडियली पूछ देगा तो इनफाइनाइट होता है। सही है। चलिए, ऑसिलेटर की अगर हम बात करते हैं तो ऑसिलेटर को हम लोग खास करके तीन तरीके से पढ़ते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए।
हाँ बोल सकते हैं। डीसी से एसी में पर कैसे चेंज कर सकता है भाई? डीसी से एसी, हाँ डीसी से एसी में आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब करता है। जैसे देखिए क्या है ना, कि ऑसिलेटर सर्किट के लिए हम लोग खास करके एक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं टैंक सर्किट। जिसको बोलते हैं टैंक सर्किट, इसी को एलसी सर्किट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। हम क्या करते हैं, किसी एक को चार्ज करके और छोड़ देते हैं सर्किट में लगा करके। तो अब ये क्या करता है कि एक बार ये करंट इधर से प्रोवाइड करता है, और इसका पोटेंशियल ऐसे चार्ज हो गया। क्या? हाँ वही 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 कह रहे हैं कि इस इसी में बोल देता है कि डीसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है कि ये अगर चार्ज हो गया तो एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और ये कैपेसिटर को ऐसे चार्ज कर देगा इस पोलरिटी के साथ। और जैसे ही ये फुल डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे देखिए, ये करंट को क्या किया, इस तरीके से प्रोवाइड किया एक ऑसिलेशन के साथ। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। और उस टाइम पे क्या हो गया, ये इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, ये वापस से क्या करेगा, इस इंडक्टर को क्या कर देगा, चार्ज करेगा। तो अब करंट का पोलरिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। सही है। अब देखिए ये जब चार्ज हुआ तो ये फिर फुली चार्ज कर दिया। तो यही लेंज लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रिंसिपल लगा। फिर से ये चार्ज हो गया। फिर ये क्या करेगा, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर से करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। यही वाला कंडीशन को बोलता है ना कि ये एलसी सर्किट है, जो आपका ऑसिलेशन के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बेसिक टर्म में, वो एक एलसी सर्किट का कर लेते हैं, जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर, इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट को हम लोग टैंक सर्किट बोलते हैं। क्वेश्चन जो मैक्सिमम आ सकता है इससे, यही पूछेगा कि टैंक सर्किट में किस तरीके का कंपोनेंट होता है। एक कैपेसिटर होता है, एक इंडक्टर होता है, बस। अब देखिए ऑसिलेटर में आइए। तो ऑसिलेटर जो है वो साइनसॉइडल आउटपुट भी दे सकता है, और नॉन साइनसॉइडल भी दे सकता है। जैसा कि अभी संदीप जी बोल रहे थे कि ऑसिलेटर जो है वो सॉटूथ वेव जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सॉटूथ वेव जो हो गया, ये नॉन साइनसॉइडल हो गया। स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि ये पल्स जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव पल्स इस तरीके से आ रहा है तो। यानी कि जब इस तरीके का सिग्नल जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन से। हाँ सर। हम्म, बोलिए। नहीं, सीरीज एलसी टैंक सर्किट जो होता है ना, वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, उसको सीरीज में नहीं कर सकते हैं। टैंक सर्किट के केस टैंक सर्किट के केस में वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। सही है। अगर उसको मान के चलिए कि हम किसी सर्किट में, चलिए ना आगे हम लोग देखिए ना, आगे आगे देखेंगे ना, वहां पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे कैपेसिटर और इंडक्टर को हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं, कैसे सीरीज में जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां से दिखेगा आपको। हालांकि अगर टैंक सर्किट की बात करेगा, क्वेश्चन पूछ देगा सीरीज में पैरेलल में, तो पैरेलल बताइए कि पैरेलल है। नॉन साइनसॉइडल के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और एक होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर साइनसॉइडल आउटपुट की बात करें, तो एक हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज को अगर का फ्रीक्वेंसी अगर हमको जनरेट करना है, तो यहाँ पे दो तरह का ऑसिलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आरसी फेज शिफ्ट, और एक होता है वेन ब्रिज। वेन ब्रिज में इसी में हम लोग क्या करते हैं, वेट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जब जनरेट करना होगा, तो यहाँ पे वही एक प्रॉपर एलसी सर्किट यानी कि टैंक सर्किट का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे एज अ फीडबैक। एक दूसरा क्या होगा, हार्टले ऑसिलेटर होगा। इसी टैंक सर्किट को कुछ इंप्रूव कर करके हार्टले ऑसिलेटर बनाता है। फिर उससे क्या होता है, उसमें हम जैसे मान के चले कि ऐसे करके इंडक्टर लगाए थे, और ऐसे करके कैपेसिटर लगाए थे, है ना। अब दिमाग काम किया। मनुष्य एक सोचवान जानवर है, ठीक ना। मनुष्य क्या है, एक सोचवान जानवर है, सोचने वाला जानवर है।
तो ये मनुष्य सोच लिया कि क्या हो अगर हम यहाँ पे 2 इंडक्टर लगा दें, तो ये एक अलग टाइप का ये ऑसिलेटर बना देगा। फिर मनुष्य और ज्यादा सोचवान जानवर है, मनुष्य इतना ही नहीं सोच सकता है, और ज्यादा सोच सकता है। तो अब बोलेगा कि नहीं भाई चलो यहाँ पे तो जोड़ के देख लिए, अब क्या हो अगर यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा ले और एक इंडक्टर लगावे। ठीक है, मनुष्य इससे भी ज्यादा सोचवान जानवर है। मनुष्य ये भी सोच सकता है कि यहाँ पे 2 इंडक्टर लगा रहे थे, कैपेसिटर लगा रहे थे, अगर हम कैपेसिटर के साथ इंडक्टर लगा लें तो क्या होगा। तो यही जो सोचने का जो तरीका है ना मनुष्य का, इसी के अनुसार बहुत सारा ऑसिलेटर बना दिया है। एक हार्टले हाँ, अब जो 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 सोचवान व्यक्ति था, उस व्यक्ति अपने नाम पर दे दिया उसका नाम। हार्टले जो बनाया उसको हार्टले ऑसिलेटर दे दिया। क्लैप नाम का सोचवान जानवर जो बोला था वो क्लैप्स ऑसिलेटर हो गया। और जो कॉलपिट नाम का बोला था वो कॉलपिट्स ऑसिलेटर हो गया। तीनों ऑसिलेटर का अपना अपना क्या। हाँ वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है। ठीक हो जी कि एखनी कम कम सोच के गलती हो, आइंस्टीन ऐसा ढेर मनी सोच लेतो हल ना, तो आओ दिमाग खराब हो जाता है। ये सब तो तनी तनी सुन सोच के चल गलो कि सीरीज के पैरेलल में कर दो, पैरेलल के सीरीज में कर दो, वो आसान है समझना। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ये चीज हम क्लियर कर लिए अभी, है ना। ये इसका वैल्यू गेन और फीडबैक फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हो जाता है, गेन इनफाइनाइट हो जाता है। इसी को बोलते हैं बार्क हाउजन क्राइटेरिया। बार्क हाउजन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया या क्राइटेरियन जो भी लिखता है। ठीक है, तो ये बस एकदम याद रखिएगा कि गेन इनटू फीडबैक फ्रैक्शन, गेन इनटू फीडबैक फ्रैक्शन जो होगा बार्कहाउसन क्राइटेरियन होगा। चलिए, यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक सर्किट एंड बार्कहाउसन क्राइटेरियन, अ डीसी सिग्नल is converted into AC signal. This process is done by an oscillator. संजीत जी आपका जो कॉन्सेप्ट था वो आ गया यहाँ पे, डीसी सिग्नल का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब यहीं पे होता है 3 तरीके का कंडीशन, एक अंडर डैम्प्ड होता है, एक ओवर डैम्प्ड होता है, या क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। तो क्रिटिकली डैम्प्ड क्या कहता है ना, कि क्रिटिकली डैम्प्ड कोई सर्किट होगा तो उसका जो आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू पे क्या करते रहेगा, मूवमेंट करते रहेगा। अगर बोलेगा अंडर डैम्प्ड, तो अंडर डैम्प्ड में क्या होगा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता रहेगा, घटते रहेगा, है ना। ये अंडर डैम्प्ड जो है ना, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ये क्रिटिकली डैम्प्ड जो है, ये अंडर, ये समझिए कि एक तरह से आइडियल सिचुएशन है क्रिटिकली डैम्प्ड, कि एकदम बराबर रहे, कभी डिस्टॉर्शन ना हो। और ओवर डैम्प्ड जो है, ये एक तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, इसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑसिलेटर में। और मजे की बात है कि हम लोग ऑसिलेटर बना भी ले रहे हैं। चलिए, अब देखिए, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक बेसिक आरआरबी लेवल का कुछ क्वेश्चन होता है जो कि डायरेक्टली पूछ देता है, जो कि हम लोग गलत कर देंगे तो हमारा माथा पीटने का मन करेगा। वैसा मन ना करे, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कि होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज, और उस फ्रीक्वेंसी रेंज को है ना वो डिवाइड किया गया है कुछ अलग अलग तरीके से, कि लो फ्रीक्वेंसी कितना से कितना रेंज में होगा, मीडियम फ्रीक्वेंसी को हम कितना से कितना रेंज में रखेंगे। तो आपको स्टार्ट करना है 30 हर्ट्ज से। ठीक है, और 30 हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज की बात करेंगे, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी। सही। मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 300 किलो हर्ट्ज जो यहाँ पे छोड़े थे, वहां से उठाइए और 3 मेगा हर्ट्ज तक आइए, इसको हम बोल देंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी। एप्लीकेशन भी देखते चलिए कि लो फ्रीक्वेंसी का जो एप्लीकेशन है, ये हम लोग नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं। जो शिप टू शिप कम्युनिकेशन जो होता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल जो होता है मरीन एयरक्राफ्ट के नेविगेशन में होता है। कोई भी मरीन है और एयरक्राफ्ट है, उसका नेविगेशन के लिए, मतलब किधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करने हैं, उसको समझने के लिए ये क्या करता है, 300 से 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल होगा, जिसको कि हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग मीडियम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। सही। हाई फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो ये 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 30 मेगा हर्ट्ज तक होता है।
ये सिंपल कुछ ब्रॉडकास्ट वगैरह के लिए यहाँ से इस्तेमाल इसका होना शुरू हो जाता है। मतलब ब्रॉडकास्टिंग का जो सिलसिला है एक्चुअल में तो ये एम से स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पे कुछ टाइप का ब्रॉडकास्टिंग है, क्या है यहाँ पे वो देख लीजिएगा। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ये 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को, एफएम वेव को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, है ना। अब आइए उसके बाद वेरीफाई हाई के बाद आ जाता है अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा हाई में क्या होता है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। इसमें जो सेल फोन हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, वैन वैन हो गया, आपका वाइड एरिया नेटवर्क वगैरह हो गया, ये इस रेंज में आपका क्या होता है, काम करता है अल्ट्रा हाई में। और सुपर हाई की बात करेगा तो 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक इसका इस्तेमाल हम लोग रडार और टीवी वगैरह में कर लेते हैं। इससे ज्यादा का हम लोग अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 30 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा का, है ना। इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड कर लिए हैं। बस ध्यान देना है कि 30 हर्ट्ज से स्टार्ट करना है, 30 हर्ट्ज से जाना है 300 किलो हर्ट्ज, 300 किलो हर्ट्ज, 300 किलो हर्ट्ज से जाना है 3 मेगा हर्ट्ज, किलो के बाद क्या होगा, मेगा हर्ट्ज। तीन से फिर जाना है, 30 मेगा हर्ट्ज, 30 मेगा हर्ट्ज से जाना है हमको फिर 300 मेगा हर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से जाना है 3 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज से जाना है 30 गीगाहर्ट्ज। और वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लो, फिर मीडियम, फिर हाई, फिर वेरीफाई, फिर वेरी हाई के बाद अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा हाई के बाद सुपर हाई। चलिए, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में कितना से कितना फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग रखते हैं। उसमें चार गो 30 से, हाँ 30 से 300 वेरी हाई का। ल- क्या करा, हम ये चीज याद ना कर लियो, याद याद हम करबो ना करियो। हम बस यही कॉन्सेप्ट याद रख ले हो कि 30 हर्ट्ज हो, 300 किलो हर्ट्ज हो, इस तरीके से चल देना है। लो फ्रीक्वेंसी से लेकर के सुपर हाई तक हम बता देंगे, देख के नहीं बता सकते हाँ, देखिए 30 हर्ट्ज से लेकर के 300, 300 किलो हर्ट्ज, ठीक है। 30 हर्ट्ज से लेकर के तीन, अरे अल्ट्रा हाई हम बोल तो रहे हैं कि भाई हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब अल्ट्रा हाई बताएंगे। तो वही तो कह रहे हैं, 30 हर्ट्ज से लेकर के 300 किलो हर्ट्ज, उसके बाद 300 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज से, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, और 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज। ये हो गया लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, सुपर हाई, जोड़ लीजिए जहां पे आ रहा है। 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, 3 मेगा, बोले तो 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, देखिए 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। बड़े क्या चाहिए, टाइम पास ना करावे थे तो परीक्षा पास करावे थे, तो बतिया ना समझ रहा है। रटवावे था वैसे करके, ठीक है ना। चलो भाई, देखिए अब वही टाइप्स ऑफ ऑसिलेट, क्या चीज भैया, नॉलेज ऑफ, सेमेस्टर में नंबरवा ना हुआ, लेकिन नंबरवा नॉलेजवा तो पहला ज्यादा है लेकिन। वो तो सब कोई लेकर रहा है, सब कोई का मैंने के बाद जमाना हो जाए, सब कोई लेकर रहता है। चलिए, सब पता है अब। चला, आरसी ऑसिलेटर की बात करते हैं। आरसी ऑसिलेटर में क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे फीडबैक की जब बात करते हैं तो आउटपुट में मान के चलिए कि वोल्टेज का वेव फॉर्म ऐसा आ रहा है, आउटपुट की बात कर रहे हैं, ये आउटपुट में अगर वेव फॉर्म ऐसा आ रहा है तो हम जो फीडबैक देंगे, फीडबैक इनपुट में देंगे, वो क्या जाएगा, यही वाला जाएगा आउटपुट के साथ। और इन
इनपुट अगर इसी तरीके का, आउटपुट में वेव फॉर्म इस तरीके का आ रहा है और इनपुट आपका कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, तो ये क्या होगा, ये दोनों होगा कि इसका एम्पलीट्यूड आपस में जुड़ेगा। लेकिन क्या हो, अगर ये वाला जो वैल्यू है, ये जो आउटपुट का वैल्यू है, ये वाला 180 डिग्री फेज शिफ्ट में मिल जाए हमको। किसका फोन आया है? तो उठा के बोल दो ना कि मम्मी सोई हुई है और रंजन वहां पढ़ रहा है। लॉक कट गया, जाओ। आएगा तो उठा के बोल देना कि मम्मी सोई हुई है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कहाँ से, हाँ, आउटपुट अगर सेम फेज में होगा इनपुट के, तो ये दोनों सिग्नल आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट लेकिन अगर आउटपुट क्या हो जाए, लेकिन अगर आउटपुट अपोजिट 180 डिग्री फेज में आ जाए, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो कि पॉजिटिव सिग्नल में नहीं चलेगा, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक में नहीं चलेगा। हमको चाहिए पॉजिटिव फीडबैक, मतलब इस इनपुट में ये आउटपुट जुड़ना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ रहा है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले फेज को इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव फीडबैक पे दे सकते हैं, तभी जाकर के ये जुड़ेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे हम लोग उसी तरीके का फेज शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो आरसी फेज शिफ्ट जो है, आरसी फेज शिफ्ट में कहता है, सेलेक्ट कहा नहीं हो रहा है यार, चलिए देखिए। तो आरसी ऑसिलेटर में यही कहता है, यहाँ पे 3 गो जो ये लगाया हुआ है ना, एक एक कैपेसिटर है, इसके साथ एक रजिस्टर है, एक दूसरा कैपेसिटर है, एक और रजिस्टर है, तीसरा कैपेसिटर है, एक और रजिस्टर है। अब देखिए, हम लोग इसको कनेक्ट करके रखे हैं कॉमन इमीटर टर्मिनल में, हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कल हम लोग पढ़े थे कि वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होता है, वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड फॉर्म में होता है। मतलब कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं इस तरीके का, तो इसका एम्पलीफिकेशन तो आपको मिलेगा, लेकिन फेज शिफ्ट इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमको यहाँ से इस इनपुट के इस वाले आउटपुट को अगर हमको वापस से इनपुट पे डालना है, इस सिग्नल्स के साथ जोड़ के भेजना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग कर लेंगे फेज शिफ्ट। फिर से हम क्या करेंगे, इसका एज 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमको करना पड़ जाएगा। और वही 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करने का काम आपका कौन करेगा, ये तीनों आरसी सर्किट करेगा। एक रजिस्टर ऑसिलेटर सर्किट जो है, ये क्या करता है, एक कैपेसिटर और रजिस्टर सर्किट जो है, आरसी सर्किट, ये क्या करता है, एक जो होगा, ये मैक्सिमम 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर सकता है, मैक्सिमम, अगर आइडियल कैपेसिटर रहेगा तब। तो आइडियल कैपेसिटर तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग को 3 गो का इस्तेमाल करना ही है, तो हम लोग 60-60 डिग्री का क्या कर लेते हैं, जैसे 90 डिग्री अगर कर लेते तो 2 गो में काम चल जाता। लेकिन आइडियल कैपेसिटर नहीं है, इसलिए 2 गो में काम चलेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 गो सर्किट लेंगे। और 3 गो जब सर्किट लेते हैं, तो हम लोग अपना कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि तीनों कैसा लेते हैं कि तीनों 60-60-60 क्या कर दे, फेज शिफ्ट कर दे। और जब तीनों फेज शिफ्ट कर देगा 60-60 डिग्री का, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक वेव आ जाएगा जो कि सेम पोलरिटी में होगा, मतलब कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे इनपुट आ रहा होगा। और इसको फिर से प्रोवाइड करके वही वाला जो प्रोसेस हम बताएं फिर पहले, कि एम्पलीफिकेशन करेंगे, वापस से जोड़ेंगे, फिर से एम्पलीफिकेशन होगा, फिर से वापस से जोड़ेगा, इस तरीके का सर्किट आ जाएगा। और इस तरीके का काम करेगा, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर हो जाएगा आरसी फेज शिफ्ट सर्किट का। इसका फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, तो फ्रीक्वेंसी का इसका फॉर्मूला होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, इसका जितना का फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा ना, ये बस याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी का इसका फॉर्मूला होगा 1/2 पाई इंटू आर सी। यहाँ पे आर और सी क्या है, इस आर का वैल्यू और इस सी का वैल्यू। यहाँ पे चूंकि आरसी में तीनों में 60-60 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है, इसलिए क्या होता है कि आर और सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एज इट इज रख लेते हैं। एक एक का जो वैल्यू होगा, वही वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। सी का जो एक का वैल्यू होगा, वही हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। बस ध्यान ये देना है कि सी का जो वैल्यू होगा,
वो फेराड में होना चाहिए, फेराड में। कैपेसिटेंस को हम लोग फेराड में मेजर करते हैं। सी का वैल्यू फेराड में, रजिस्टर का वैल्यू रजिस्टर आर ओम में। ठीक है। और अंडर रूट ये 2n जो है, ये है नंबर ऑफ फेज, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? बोलिए ना। हम्म। अंडर रूट, ये वाला बात कर रहे हैं क्या? 1/, हेलो, 1/2 पाई आर से अंडर रूट। बतिया वही है ना भाई, देखिए ना, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 3 गो फेज। ल ल 6 कर दिलिए एकरा। ठीक है। 1/2 पाई आर सी अंडर रूट 6। ठीक है। 1/2 पाई अंडर रूट 6। ठीक है। चलिए, क्या हुआ? इस इसको देखो, इसको यहाँ से इसे ऊपर कर देना, कुछ भी खुल जाएगा ना, देखो। इसको यहाँ से इसे ऊपर कर देना, जाओ। देखिए, यहाँ पे वही सारा चीज है कि इसको क्या बोल रहे हैं। आरसी कॉम्बिनेशन जो है ना, ऑल्सो वर्क एज एटेन्यूएटर, है ना। ये क्या करता है, एटेन्यूएटर की तरह भी वर्क करता है। यहाँ पे जो भी सिग्नल आ रहा है, सिग्नल में कुछ ना कुछ क्या कर देता है, सिग्नल का एटेन्यूएशन कर देता है। एटेन्यूएटर का मतलब लिख दिया यहाँ पे कि दैट इज सिग्नल रिड्यूस आफ्टर ईच स्टेज। हर एक स्टेज के बाद सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है, जो आउटपुट सिग्नल से आ रहा है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए हम लोग इस एटेन्यूएशन के वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्किट में जो ये एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके का चीजों को ये क्या कर देता है, हटा देता है। और अगर ये हटा देगा और यहाँ पे बोलेगा कि अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है चेंज। अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 6 बटे वही जो अंडर रूट टू एन जो था, अंडर रूट 2n ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 6 बटे क्या हो जाएगा, 2 पाई RC हो जाएगा। ये कब? जब आप एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर से इस सर्किट का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होंगे, ऑसिलेशन करवा रहे होंगे। ठीक। अब देखिए, अब वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या है? वेन ब्रिज ऑसिलेटर वही चीज है, मनुष्य सोचवान व्यक्ति है, सोच लिया। पहले आरसी आरसी लगा रहे थे, अब क्या बोला कि चलो अगर आरसी लगा रहे हैं तो एक बार आरसी को सीरीज में लगा लेते हैं, एक बार आरसी को पैरेलल में लगा लेते हैं। तो इस तरीके का सर्किट को जब देखिए, अब हम क्या किए हैं कि सिर्फ इस सर्किट को बनाए हैं। इस सर्किट के बाद यहाँ पे आप क्या एज्यूम कर लीजिए कि ये वाला एम्पलीफायर यहाँ पे लगा हुआ है। ये सिर्फ पहले वाला सर्किट हम यहाँ पे बनाए हैं। इसके बाद क्या होगा, वही आउटपुट निकलेगा, आउटपुट को वापस यहाँ पे जा करके अप्लाई करेंगे। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर में अगर हम बात करें, तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका फेज शिफ्ट क्या हो जाता है, 0 डिग्री का हो जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि इसका लिमिटेशन क्या हो गया कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर तभी अच्छे से काम कर पाएगा, मतलब प्योर पॉजिटिव फीडबैक दे पाएगा, जब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होगा। और इसका फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 पाई FC हो जाएगा, 2 पाई RC हो जाएगा। FC कैसे हो जाएगा? ठीक है, 1/2 पाई RC हो जाएगा। इसका अगर हम लोग ये निकाले, वेन ब्रिज ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें। अब देखिए यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है कि ये जब से यह जो हम कैपेसिटर को जब सीरीज में और पैरेलल में लगा लिए हैं, तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल करके आ रहा है इसका। ये जब इसको हम लोग सीरीज में लगाए हैं, तो सीरीज में इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा 1/j ओमेगा से, है ना। ओमेगा का वैल्यू जब क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा इनफाइनाइट। यानी कि ये हाँ, लो जीरो रहेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो कर दिए, तो ये क्या कर दिया, ये वैल्यू कर दिया रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट।
यानी कि ये लो पास सिग्नल की तरह, लो सिग्नल को नहीं पास होने देगा और सिर्फ हाई पास फिल्टर की तरह काम करेगा। वहीं पे अगर इसको, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में जो है इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो जे ओमेगा सी हो जाएगा। यानी कि ओमेगा का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है, अगर बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो रेजिस्टेंस को शो करेगा बहुत हाई। यानी कि ये क्या करेगा, लो पास फिल्टर की तरफ काम करेगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा, पास नहीं होने देगा। इसीलिए अगर इसका गेन देखें कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है उसके अनुसार इसका गेन कैसे बढ़ रहा है, तो वो ये वाला जो सिग्नल है ये लो पास सिग्नल को रोक देगा और ये वाला जो सिग्नल है हाई पास सिग्नल को रोक देगा। इसलिए इसका जो गेन का जो ग्राफ बनेगा, गेन टू फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और हम अभी अभी बात किए कि फेज शिफ्ट जो होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इसका जीरो होगा। यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे 0 डिग्री से फेज शिफ्ट होगा। और अगर इधर की तरफ जाएं तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम फेज शिफ्ट 90 डिग्री का होगा और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे इधर जाएंगे तो मैक्सिमम आपका -90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। बस यही है। इसको अगर काम करना है तो फिर वही वाला चीज, यहाँ पे हम लोग अपर और लोअर बैंडविड्थ के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म क्या होता है कि ये वाला जो इसका मैक्सिमम गेन होता है ये 1/3 वी इनपुट के बराबर होता है। इनपुट जो वैल्यू दे रहे होंगे इसका 1/3 भाग के बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर का जो कम से कम 3 गुना एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करे। क्योंकि जब 3 गुना एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेगा तभी ये वी इनपुट को कम से कम वापस ला करके सर्किट पे दे सकता है। It can produce large range of oscillator ये large range of frequency. It can produce large range of frequency. वोल्टेज गेन क्या होना चाहिए एम्पलीफायर का, मस्ट बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, है ना। आरसी नेटवर्क जो है वो मस्ट यूज विथ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे, तभी हम यहाँ पे क्या दे रहे थे, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि 90 डिग्री 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ही दे देगा, 180 डिग्री का ही दे देगा। यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री फेज शिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हम लोग एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वो ऐसा करेंगे जो पहले से फेज शिफ्ट करके ना दे दे। अगर पहले से 180 डिग्री का रहेगा फेज शिफ्ट और हम 0 डिग्री का फेज शिफ्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वही वाला इशू आ जाएगा जो हम लोग पहले देखें कि इनपुट पॉजिटिव में तो आउटपुट निगेटिव में आ जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव फीडबैक की तरह फिर काम नहीं करेगा। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर मस्ट बी हाई होना चाहिए कंपेयर टू आर। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है यहाँ पे उस वैल्यू से क्या होना चाहिए, इनपुट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। और अगर आउटपुट रेजिस्टेंस का बात करें तो आउटपुट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए एज कंपेयर टू आर। जो वैल्यू ऑफ आर है उस आर के वैल्यू से इनपुट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, क्या फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या अभी, ठीक ठीक ठाक चल रहा है अभी, नहीं ना। क्या चाहिए, हाँ अगला में आइए। हाँ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अभी थोड़ा सा रुकिए, इसको लास्ट में देखेंगे। पहले आइए हार्टले ऑसिलेटर पे। हार्टले ऑसिलेटर क्या करता है ना कि ये यूज करता है टैंक सर्किट को, वही चीज जो बात कर रहे थे। यहाँ पे टैंक सर्किट जो क्या होगा, वही जो सोचवान व्यक्ति वाला बात किए थे। यहाँ पे 2 इंडक्टर L1 L2 इस्तेमाल होगा और एक कैपेसिटर इस्तेमाल होगा जो कि वेरिएबल होगा। वेरिएबल कैपेसिटर के जगह पे यहाँ पे अगर आप बोले कि किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो एक हार्टले ऑसिलेटर में वेरिएबल कैपेसिटर की जगह पे हम लोग वैरेक्टर डायोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैरेक्टर डायोड का भी काम होता है वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रोवाइड करना। अगर 2 इंडक्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इसका टोटल इंडक्टेंस का जो वैल्यू है L1 प्लस L2 होता है। और अगर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा होगा उसमें तो उसको हम लोग +2M कर देते हैं। अगर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस इस दोनों में नहीं हो रहा होगा तो सिंपल L1 प्लस L2 लिख देते हैं। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमको बस यही ध्यान में रखना है कि सीरीज में दोनों का इंडक्टेंस का वैल्यू जुड़ जाता है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दे देगा तो 2M करके उसको भी जोड़ दीजिएगा, हालांकि देगा नहीं।
देखिए हार्टले ऑसिलेटर की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/2 पाई। अब देखिए इसको बस इस चीज से ही कंपेयर करके याद रखिएगा। जो भी एलसी सर्किट का जो एम्पलीफायर का जो वैल्यू होता, सॉरी ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी होता था एलसी सर्किट का, टैंक सर्किट का, 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है। यही वाला वैल्यू आपको खाली याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, खाली आपको सर्किट ध्यान में रखना है। हार्टले है, हार्टले है, ठीक है। तो हार्टले में एल पे क्या आ रहा है, एल पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। हार्ट ले एल, एल का मतलब होता है इंडक्टर, ठीक है। एल से हम लोग डिनोट करते हैं इंडक्टर को। कॉलपिट्स में क्या आ रहा है, कॉलपिट्स, कॉल कॉल को सी, सी पे इस पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, याद रखिए कैपेसिटर होगा इसमें दोगो। जिसमें हार्टले में एल पे आ रहा है तो इंडक्टर दुगो होगा, कॉलपिट्स पे कैपेसिटर आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे कैपेसिटर दुगो होगा। बस सिंपल ये याद रखिए। और बाकी क्या याद रखना है, टैंक सर्किट का ये आउटपुट 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यहाँ पे अगर वैल्यू पूछेगा कि क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1/2 पाई अंडर रूट एल टी। एल टी क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इंटू सी, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास। इट कंसिस्ट पैरेलल आरसी रेजोनेटर, मतलब रेजोनेंट सर्किट है ना, रेजोनेटर टैंक सर्किट एंड इंडक्टिव डिवाइडर इज यूज्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टर को एज अ डिवाइडर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडक्टिव डिवाइडर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटिव डिवाइडर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर डिवाइडर इस्तेमाल होगा। ये भी यूज करता है टैंक सर्किट को। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिर से वही याद रखना है 1/2 पाई एल सी। अब एल सी में यहाँ दो को कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एल के जगह पे एल हो जाएगा, सी के जगह पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। और आपको भी पता, हमको भी पता है, कोरिया के बच्चा को भी पता है कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में रहता है तो इस तरीके से इसको हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वैल्यू निकाल लेते हैं। It consists parallel LC resonator circuit and capacitive divider is used। कैपेसिटिव डिवाइडर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब देखिए क्लैप्स ऑसिलेटर जो हो गया, क्लैप्स ऑसिलेटर और भी ज्यादा सोचवान निकला। ये क्या बोला कि दो को कैपेसिटर को जोड़ लो, ठीक है, और कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर भी रख लो। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा इसका 1/2 पाई एल सी के बराबर आ जाएगा, जहाँ पे सी का वैल्यू जो है, सी का वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। क्लैप्स ऑसिलेटर में भी टैंक सर्किट यूज हो रहा है, यहाँ पे 1/2 पाई एल सी का वैल्यू के बराबर आएगा, लेकिन यहाँ जो सी का इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा 1/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये क्या है, कंडीशन है कि यहाँ पे जो C3 का जो वैल्यू है ना, यूजुअली बहुत कम होता है, बहुत कम वैल्यू का C3 इस्तेमाल करता है। इसीलिए जो ऑल ओवर जो वैल्यू आएगा इसका, वो लगभग C3 के अप्रोक्सीमेशन में ही आता है, लगभग C3 के ही बराबर आता है। और अगर इस तरीके का केस आ जाएगा, लिख देगा कि वैल्यू ऑफ C3 जो है वो ऑल ओवर कैपेसिटेंस के वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2 पाई एल इंटू C3, क्योंकि इक्विवेलेंट वैल्यू जो है इसी के अप्रोक्स आ ही गया। इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसको हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेरी करने के लिए, सॉरी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का जब इस्तेमाल करना होता है, जनरेट करना होता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर में ये एक बिल्कुल अलग तरीके का है। तो देखिए ये जो तीन हम लोग एग्जांपल देखे, ये वाला तीन गो, ये तीनों हो गया आपका क्या, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर हुआ। क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें यही पूछेगा, चाहे तो इससे कुछ अगर न्यूमेरिकल दे दे, बहुत हार्ड क्वेश्चन डाल दे, तो इस तरीके का कुछ न्यूमेरिकल इस पे पूछ देगा। और नहीं तो जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है, बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर्स कैन बी यूज्ड एज रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और चार को ऑप्शन दे देगा, जिसमें एगो आरसी फेज शिफ्ट या फिर वेन ब्रिज का नाम दे देगा। सही है। उसी तरीके से पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर यूज कैन बी यूज्ड एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और उसमें इसका एक आध गो का नाम दे देगा। सही है। अब आइए क्वार्ट क्रिस्टल ऑसिलेटर में। क्वार्ट क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है ना कि एक स्पेशल टाइप का ये डिवाइस ही होता है, कंपोनेंट ही होता है, जो कि क्या होता है,
जब बहुत ज्यादा स्टेबल फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग बात किए थे सीआरओ में, जो हम बेस जनरेटर जो ले रहे थे, बेस जनरेटर में बहुत ज्यादा स्टेबल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हमको करना होगा, क्योंकि अगर बेस जनरेटर का ऑसिलेटर का वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर चेंज होगा, तो पूरा का पूरा हमारा आउटपुट जो है, जो फेज शिफ्ट आ रहा था, जो हम लोग फेज और फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट कर रहे थे, वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर देगा, खराब कर कर रख देगा। इसलिए वहां पे हमको स्टेबल ऑसिलेटर चाहिए था, इसीलिए हम लोग बात किए थे कि वहां पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ना, ये एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, ये क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या बोलता है कि इस पे जब आप क्या दीजिएगा, कुछ करंट का वैल्यू दीजिएगा, तो ये ऑसिलेटर ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा, और वाइस वर्सा। अगर आप इस पे कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड कीजिएगा, तो ये उसके इक्विवेलेंट में क्या कर देगा, एक वोल्टेज इंड्यूस करके आपको दे देगा। Works on the principle of piezoelectric effect. This piezoelectric effect is the property of crystal by which it oscillates by when electricity is applied and vice versa. जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होता है तो ये ऑसिलेट करता है, और उसी का वाइस वर्सा। इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेगा क्रिस्टल का, तो क्रिस्टल एक ऐसा सर्किट होता है, कोई जो डिवाइस होता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस का भी वैल्यू होता है, कुछ कैपेसिटेंस का भी वैल्यू होता है, कुछ इंडक्टेंस का भी वैल्यू होता है, और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दीजिएगा, तो यही है इसका इक्विवेलेंट सर्किट, किसका, इस क्रिस्टल के बदले। यहाँ पे आपको पूछ देगा कि इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है, अगर इसको सीरीज में जोड़ा गया है, तो इसका वैल्यू ये हो जाता है। और अगर इस क्रिस्टल को पैरेलल में जोड़ा जाएगा, तो पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका इस तरीके से निकल के आएगा। दैट्स ऑल फॉर ऑसिलेटर। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए आप। सुधीर जी। हाँ, है ना। सुधीर जी हैं कि चले गए? यही तो चार पाँच, 4 पेज और होगा, पता नहीं। 2 3 पेज और होगा, 13 है ना, 2 पेज और होगा। क्या लेट हो रहा है, क्या निकलना है? देखिए, तो अब, हाँ, तो सिलेबस की अगर बात करें, तो ऑसिलेटर हो गया हमारा, एम्पलीफायर हो गया हमारा, है ना, पीएन जंक्शन डायोड हो गया हमारा, बीजेटी हो गया। अब उधर वाला जो टॉपिक था, चूंकि इसको देखिए इसलिए सीरीज में रखें एकदम, एक दूसरे के बाद इसको देखते गए, क्योंकि पीएन डायोड से हमको बीजेटी बनाना था, बीजेटी से हमको एम्पलीफिकेशन करना था, एम्पलीफायर से हमको पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक। एम्पलीफायर में क्या पढ़िएगा उसका? आपको क्या लगता है कि इतना से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? इतना से इतना से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? जबकि यहाँ पे हम लोग हर चीज का बात किए, कपलिंग का बात कर लिए, डायरेक्ट। अभी चलिए, छोड़िए, इस पे चर्चा करेंगे बाद में। हाँ हाँ, वही चीज है, क्वेश्चन से भी डील होगा। चलिए, थायरिस्टर में आइए। छुट्टी में थी, साथे होती का आवाज कटी था कुछ कल हूँ मोइलवा। आई नहीं लगा तो है। कहानियां शुरू हो जाए ना, सिग्नल मिलती था ना, ड्राइवर शुरू हो चलाती गाड़ी जी। अरे बौराहा ड्राइवर होती था, सिग्नल तोड़ियो सा कहे का। सुधर जी।
बॉर्डर पे युद्ध लड़ी थी ना। अच्छा ठीक है, यहाँ बाबू सुतल होते। चल। ठीक है। देखा, थारिस्टर में आवा। थारिस्टर जो है ना, थारिस्टर ये इसमें किसी एक डिवाइस का नाम नहीं है। थारिस्टर पूरा का पूरा फैमिली है। जो भी डिवाइस हम लोग पावर डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस पूरे डिवाइस को हम लोग थारिस्टर फैमिली बोल देते हैं। थारिस्टर फैमिली की अगर बात करें तो थारिस्टर फैमिली में हम लोग इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि थारिस्टर फैमिली में कुछ होता है पावर डायोड और कुछ होता है ट्रिगरिंग डिवाइस। तो पावर डिवाइस की अगर बात करें, पावर डिवाइस की बात करें तो पावर डिवाइस या तो यूनिडायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल में एससीआर हो जाएगा, एलए एससीआर हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग लाइट एक्टिवेटेड एससीआर। और एक कुछ तो देता है एसयूएस करके। इसका हमको फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, इसका हम अभी कंफर्म नहीं है, कहीं एग्जाम में पूछा उछा भी नहीं, इसलिए हम इसको स्किप कर दिए। बाई डायरेक्शनल की अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है ट्रायक। ट्रायक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोड फोरेसी। एक होता है डायक, DIAC, DIAC होता है। तो डायक हो जाता है डायोड फोरेसी, और ये हो जाता है ट्रायक, ट्रायोड फोरेसी। तो डायक भी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसको भी अगर फैमिली में रखना चाहें तो यूनिडायरेक्शनल पावर फैमिली में, पावर डिवाइस के फैमिली में, यूनिडायरेक्शन में, इसमें थायरिस्टर के फैमिली में रख सकते हैं इसको यहाँ पे। ट्रिगरिंग डिवाइस की अगर बात करें तो यूजेटी हो गया, सॉरी, ओह डायक जो है ना यार, देखिए यहीं पे मिस्टेक हो गया। यूनिडायरेक्शनल तो ठीक है होता है, पर ये फैमिली में यहाँ पे ट्रिगरिंग डिवाइस में आता है। ये क्यों बोल गया कि ट्रिगरिंग डिवाइस भी है। ट्रिगरिंग डिवाइस जो है, ट्रिगरिंग डिवाइस के तौर पे यूजेटी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, डायक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कुछ एसबीएस करके लिखता है और एक एसयूएस लिखता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए डायक ही है। अब देखिए, डायक ट्रायक से ये सबसे क्वेश्चन जो पूछेगा ना, क्वेश्चन सिर्फ यही रहेगा कि डायक जो होता है वो कितना टर्मिनल होता है। इसका वर्किंग का और पूरा आईवी करेक्टरिस्टिक तो पूछने जा नहीं रहा है। आईवी करेक्टरिस्टिक वगैरह पूछेगा, हाँ, आईवी करेक्टरिस्टिक अगर पूछेगा तो उस डिवाइस का पूछेगा जो बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है हमारे सिस्टम में, जो कि है हमारे पास एससीआर, जैसे कि है बीजेटी, जैसे कि है एससीआर। एससीआर जो है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एससीआर का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एससीआर 1970s 80s में जब बना था, 1970s 80s में जब बना था ये एससीआर, और आज हम लोग आ गए हैं 2025 में, ठीक है, तो इसमें जो उस समय बना था और जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत मिनिमल चेंज कर करके हम लोग आज भी एससीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ज्यादा ये यूजफुल है कि मतलब जैसे होता है ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट कुछ होता है, इस तरीके का डिवाइस बना लिया कोई साइंटिस्ट एससीआर के नाम पे। ये इसका क्या होता है ना कि ये मिली वोल्ट, ये कुछ मिली एम्पियर के करंट में क्या हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। आप इसको कुछ मिली एम्पियर का करंट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन या ऑन हो जाएगा। ऑफ ऑफ का बात नहीं करता है अभी, ऑफ का थोड़ा सा अलग कंडीशन है इस पे। अगर हम कुछ मिली एम्पियर में करंट दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है। और ऑन होने के बाद ये 1000 एम्पियर करंट को भी क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। यही आप इसका सोच लीजिए कि इसका क्या रेंज है। एशिया फैमिली का इस्तेमाल हम लोग इसलिए आज तक कर पा रहे हैं कि ये मतलब शायद कहीं पे तो इसका पावर रेटिंग पूछा हुआ था, उसको भी हमको लिख लेना चाहिए था, हम सर्च नहीं किया। मैं मैं क्या बोल इसको, मेगावाट में ये पावर को ये कर सकता है। हालांकि देखना पड़ेगा, जहां तक हमको याद आ रहा है मेगावाट में ये पावर को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, क्योंकि पावर डिवाइस है, पावर हैंडल करने का ही काम है। थाउजेंड्स में एम्पियर को हैंडल कर सकता है, थाउजेंड्स में ये क्या कर सकता है, करंट को हैंडल, वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसलिए एससीआर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए क्वेश्चन अगर पावर डिवाइस से आने का संभावना बनता है, अगर डीप में जाकर के, तो वो एससीआर से आने का बनता है। बाकी तो ऐसे ही हवा है। जैसे ट्रायक है तो इसे एससीआर पढ़ लीजिएगा तो ट्रायक ऐसे ही लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो एप्लीकेशन में जितना भी बात कर रहे हैं ना, इसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन आपका एससीआर का ही होगा। हालांकि यहाँ पे हम एप्लीकेशन जितना है इस सबका मिला के लिखे हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है एससीआर का ही एप्लीकेशन है। जैसे कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर के तौर पे एससीआर का इस्तेमाल कर लेते हैं।
फैन के रेगुलेटर में जो हम लोग फैन जो अभी रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं, पहले वो बड़का रेगुलेटर इस्तेमाल करते थे जिसमें रजिस्टर लगा हुआ होता था, और उसमें पावर का लॉस बहुत ज्यादा होता था, I² R वाला लॉस होता था उसमें। ठीक है। अभी जो फैन रेगुलेटर है इसमें हम लोग यही SCR वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेवल कंट्रोलर, जब भी किसी वोल्टेज का लेवल कंट्रोल करना होगा, DC टू DC चॉपर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पावर इन्वर्टर होगा उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। कंट्रोल रेक्टिफायर में इस्तेमाल कर लेंगे, साइक्लो कन्वर्टर। हाई वोल्टेज DC जहां ट्रांसमिशन हो रहा होगा वहां पे हम लोग अभी बोले कि पावर जो है ये मेगा ओम में, मेगावाट में पावर को हैंडल कर सकता है। हाई वोल्टेज DC जो होता है वो मेगावाट में पावर को ट्रांसमिट करता है। वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैन DC मोटर या फिर AC मोटर का जो कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। इसका स्टैटिक स्विच की तरह भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मतलब इतना वाइड रेंज ऑफ इसका क्या है, एप्लीकेशन है, कि बड़ा से बड़ा काम में भी इस्तेमाल हो रहा है, वहीं पे छोटा से छोटा काम एज अ स्विच की तरह भी इस्तेमाल हो जा रहा है। चलिए, तो अब देख लेते हैं SCR। SCR है क्या? तो जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर जब पढ़े थे, BJT पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि तीन गो लेयर था, PNP। इस पे क्या करते हैं कि इसमें उसी लेयर को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो जब यहाँ पे बढ़ा दिए इसको, लेयर को, तो ये बन गया PNPN। इसमें इधर नहीं जाता है यार। चलिए चलिए, देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 4 लेयर हो गया। एक पी टाइप मटेरियल को दूसरे एन टाइप मटेरियल से जोड़े, फिर से एक पी टाइप मटेरियल को, फिर से एक एन टाइप का, यानी कि 4 गो इस तरीके का जब ये बना दिए हम, तो यही हो गया हमारा क्या, एक बेसिक SCR का सर्किट। SCR में 3 गो टर्मिनल होता है। जैसे कि उसमें एक कॉमन बेस इमीटर होता था, कलेक्टर बेस इमीटर। इसमें क्या होता है, हाँ बोलिए। नहीं, और बढ़ता भी है, और बढ़ता है। जैसे ट्रायक है ना, तो ट्रायक में आप देखिएगा कि इसमें शायद N1 N2 N3, तो 3 और 4 5 या 6 7 गो इसमें हो जाता है। ठीक है, लेयर लेयर की अगर बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल बात करता है। वर्किंग प्रिंसिपल का बात हो रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार इसका लेयर क्या होता है, चेंज होता रहता है। देखिए, तो पी एन जो है ना, इसमें ही मत समझिए कि पी को पॉजिटिव लिखे हैं तो ये पोलरिटी शो कर रहा है, नहीं। ये जो है ये शो कर रहा है कि ये हाईली डोप्ड है। ये शो कर रहा है कि ये लाइटली डोप्ड है। इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये मॉडरेटली डोप्ड है। और ये वाला भी जो है हैवीली डोप्ड है। यानी कि डोपिंग जो है इसका इस तरीके का हम लोग करेंगे। जहां से भी हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना होगा उसको हम हाईली डोप्ड पे रखेंगे। तो एक यहाँ पे होल का मेजोरिटी वाला हाईली डोप्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मेजोरिटी वाला हाईली डोप्ड होता है, क्योंकि इस दोनों को क्या होना है, करंट का कंडक्शन करवाना है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग वहां पे किए थे ट्रांजिस्टर में, कि इनपुट को फॉरवर्ड बायस करो, आउटपुट को रिवर्स बायस करो। इसी तरीके से चार जो सिस्टम उसमें आया था, वैसे ही 4 कंडीशन इसमें भी आता है ना। इसमें भी 4 कंडीशन आएगा, कि इनपुट को फॉरवर्ड बायस करेंगे, आउटपुट को रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा। इनपुट को फॉरवर्ड बायस करेंगे, आउटपुट को रिवर्स, दोनों को फॉरवर्ड बायस कर लेंगे तो क्या होगा, दोनों को रिवर्स कर लेंगे तब क्या होगा। आउटपुट को फॉरवर्ड कर लेंगे, इनपुट को ही रिवर्स कर देंगे तब क्या होगा। यानी इसमें भी 4 केस आता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर हम अगर हम ये वाला जो है आपका बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है। ये जो कैथोड वाला टर्मिनल होगा, यहीं पे आपका गेट कनेक्टेड होगा, इसके जस्ट बगल वाले से। गेट हमेशा इस पे पी टाइप से कनेक्टेड होगा। कनेक्शन इसका आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कनेक्शन आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि इस एन वाले से अब अगर आप गेट दे रहे हैं, उस पे छोड़ दीजिए, उस पे चर्चा नहीं करते, उसके लिए पूरा हमको फिर से दिमाग में लाना पड़ेगा इसका वर्किंग। इसको रहने दीजिए। हालांकि, हाँ, हाँ, बस ये देखिए कि कैथोड गेट और एनोड होगा। कैथोड जो होगा वो गेट से नजदीक वाला टर्मिनल होगा, एनोड इसके दूर वाला टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये वाला एनोड है और ये वाला क्या है, कैथोड है। कैथोड को हम लोग के से भी नोट कर देते हैं कभी कभी। अब अगर ये एनोड कैथोड है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पी टाइप है, यहाँ एन टाइप है। इससे भी याद रख सकते हैं कि पी टाइप हमेशा एनोड होगा, पी टाइप हमेशा एनोड होगा, एन टाइप हमेशा क्या होगा,
कैथोड होगा, है ना। चलिए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम कर दे रहे हैं रिवर्स बायसिंग, एनोड से कैथोड को हम क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स बायसिंग। तो अगर रिवर्स बायसिंग कर देंगे तो देखिए, ये निगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला जो जंक्शन है ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। तो ये वाला पॉजिटिव जो है इस निगेटिव से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। अब देखिए, जो तीसरा वाला जो जंक्शन है, तीसरे वाले जंक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाला जंक्शन देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये देखिए पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये वाला पॉजिटिव जो है इस वाले होल को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। ये वाला जो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, इस वाले को जब इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि एक रिपेल फोर्स लगाएगा होल पे इधर की ओर मूव करने के लिए। और वही निगेटिव वाला जो है ये इन जंक्शन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर मूव करने के लिए। यानी कि ये वाला जो जंक्शन है इसका, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी कि इसके बीच में तो कुछ करंट का कंडक्शन हो सकता है, पर ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, रिवर्स बायस है, तो इसमें करंट का कंडक्शन होगा ही नहीं। अगर हमको इसमें करंट का कंडक्शन करवाना है तो इस वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा डिप्लेशन रीजन इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, और इसमें से और ज्यादा करंट बहने का कोशिश करेगा, फॉरवर्ड बायस में है तो। फिर क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये क्या कर जाएगा, जब ये जो है इसका जंक्शन और इसका जंक्शन ब्रेक डाउन कर जाएगा। उस केस में क्या होगा, एक हाई वैल्यू ऑफ करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। यानी कि अगर आउटपुट को हम लोग रिवर्स बायस में रख रहे हैं और वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टाइम आ रहा है कि ये दोनों जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है और करंट सडन चेंज चार्ज हो जाए, मतलब करंट जो है वो सडन इंक्रीज हो जा रहा है। इसके लिए इसमें क्या होता है, इसके लिए इसमें क्या होता है कि ब्रेकडाउन पे ही करंट को कंडक्ट करवाएगा, और ब्रेकडाउन पे ये क्या हो सकता है, जल सकता है, खराब हो सकता है, क्योंकि जिस समय वो काम कर रहा होगा ब्रेकडाउन पे उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ वोल्टेज बढ़ा दिए होंगे रिवर्स बायस में। ठीक है। अब देखिए, अगर इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, अगर हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, तो इसको अगर रिवर्स बायस में रख रहे थे तो रिवर्स में करंट को नहीं फ्लो होने दे रहा था, इसी को बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स में ब्लॉक कर रहा है करंट को मूव होने से, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अगर फॉरवर्ड में रखते हैं, यानी कि पॉजिटिव को पी से, निगेटिव को एन से कर देंगे कनेक्ट, तो इस कनेक्शन में क्या होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ से ये होल को रिपेल करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। यानी कि ये वाला जो जंक्शन है ये आपका हो जाएगा, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में। लेकिन ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, लेकिन जो बीच वाला जो जंक्शन है इसका, ये बीच वाला जंक्शन इसका, ये वाला हो जाएगा रिवर्स बायस में। ये वाला रिवर्स बायस में हो गया। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव वाला पॉजिटिव के तरफ है और ये पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ आ जा रहा है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो पी से एन की तरफ फ्लो कभी नहीं होगा होल का। ठीक है। तो इसमें फिर क्या हो रहा है कि इसमें अगर आप इस तरीके से बायसिंग कर रहे हैं, इस तरीके से अगर बायसिंग कर रहे हैं फॉरवर्ड को रिवर्स से, और यहाँ पे आप वैल्यू को बढ़ाते जाइए, वैल्यू को बढ़ाते जाइए, जितना बढ़ाइएगा उतना क्या होगा, ये रिवर्स बायस इसके थ्रू बढ़ता जाएगा। यानी कि आप फॉरवर्ड बायसिंग भी जब कर रहे हैं तो यहाँ पे जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसी को बोल रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसी को क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। चलिए अब देखिए आगे, इसी को हमको क्या करना है, अब इससे काम तो करवाना है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में तो किसी तरीके से ये काम करने के लायक नहीं था, जब तक ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा ये करंट फ्लो नहीं करवाएगा, तो इसका तो हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं जनरल पर्पस के लिए। इस्तेमाल इसका करेंगे, क्या करेंगे हम कि ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इसको एक फॉरवर्ड बायसिंग में करंट दे देंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में करंट दे दिए। अब जब फॉरवर्ड बायस कर दिए तो ये जो होल है इसको क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। यानी इधर से इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगा, ये क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा।
तो जब हम थोड़ा सा वैल्यू ऑफ वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा जंक्शन को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं, जैसे ही ये जंक्शन से रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाता है, आपका पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू को क्या करता है, ओवरकम कर देता है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, यहाँ से क्या हो जाता है, करंट कंडक्शन चालू हो जाता है। जब ये वाला काम हम कर रहे होंगे तो ये वाला वैल्यू को क्या करके रखेंगे, कांस्टेंट करके रखेंगे। मतलब कि इधर से जो फोर्स लगा रहा था, ये फोर्स इधर से लग रहा होगा, ये जो करंट का डायरेक्शन है ये लग रहा होगा। यानी इस केस में क्या हो जाता है कि जैसे ही हम गेट से कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारा एससीआर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये हमारा एससीआर जो होगा वो ऑन हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ऑन स्टेट। इसी ऑन स्टेट में जो ये जो वोल्टेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, इसी को बोला जाता है गेट ट्रिगरिंग। इसी को क्या बोलते हैं, गेट ट्रिगरिंग। जैसे ही गेट को ट्रिगर करते हैं, ये हमारा एससीआर ऑन हो जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि आप गेट पे वैल्यू दे करके इसको ऑन तो कर दिए, लेकिन अब इसको आप ऑफ नहीं कर पाइएगा। जब तक ये वाला वोल्टेज लगा हुआ है, ये करंट को क्या करते रहेगा, ऑन ही रखेगा। करंट को हमेशा क्या करते रहेगा, फ्लो ही करवाते रहेगा, जब तक ये वाला बैटरी इससे कनेक्टेड है। तो यही इसका क्या आ जाता है, ड्रॉबैक आ जाता है। इसी का वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, ये वाला जो है यहाँ से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। वीबीआर पे आकर के क्या हो जा रहा है, रिवर्स में ब्रेकडाउन हो जा रहा है। ये रिवर्स करंट, लीकेज करंट फ्लो हो रहा है ना। अब देखिए वीबीओ क्या कह रहा है, वीबीओ यह है ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या हुआ जी, हेलो, हाँ बोलिए। अरे तुमको जो मना करते तुम वही करता है। बोले ना उसको आंख में मत मारना, आंख खराब हो जाएगा। लाओ इधर उसको, लाओ इधर, लाओ लाओ, लाओ ना। देखिए लोग फोन से बतिया रहे हैं जी। चलिए, मेरा आवाज आ रहा है ना। ना ना, वो तो इसको हम बोले लगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉरवर्ड जैसे ही हम क्या करते हैं ना, गेट से करंट देते हैं, तो गेट से करंट दिए तो यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक नहीं हुआ, ये मान के चलिए कि यहाँ से नहीं हुआ। ये वीबीओ क्या बोलता है, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है। हम जब इसका वैल्यू को क्या कर रहेंगे, इसको जब एक कांस्टेंट वैल्यू पे रख देंगे फिक्स करके, यानी कि एक प्रॉपर ये इधर की ओर पावर तो लगा रहा होगा, हमको उस पावर को क्या करना है, ब्रेक ओवर कर देना है इनपुट के तरफ से दे करके। तो हम क्या करते हैं, यहां से जब बेस गेट से हम जब इनपुट देते हैं वोल्टेज के फॉर्म में, तो इस वैल्यू ऑफ वोल्टेज तक क्या होता है, कोई करंट नहीं प्रोवाइड होता है। जैसे ही ये नहीं प्रोवाइड होता है, जैसे ही इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, करंट क्या हो जाता है, इसमें फ्लो होने लगता है। इसको मतलब जंक्शन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो उस केस में क्या होता है, आईजी का वैल्यू बढ़ने लगता है, गेट करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। और फिर ये अचानक से यहाँ से जो है, ये अचानक से ये अपना फॉरवर्ड स्टेट या ऑन स्टेट में चला जाता है। यानी जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज को ये पार करेगा, एक सडन चेंज इन करंट होगा। और सडन चेंज इन करंट क्या करेगा, ये अचानक से करंट को बढ़ा देगा, और एट सेम टाइम एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है उसमें सडन क्या होगा, डिक्रीज होएगा। बस यही चीज आप ध्यान में रखिए। यहाँ से तीन चार गो टर्म है जिसको कि ध्यान में रखना है, जैसे कि लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होता है, ये यहाँ पे होता है। लैचिंग करंट होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट है ये, जो कि एक एससीआर को टर्न ऑन करने पे करंट जहां से इंक्रीज होना शुरू होता है। करंट जैसे ही हम एससीआर को टर्न ऑन किए, जहां से करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, उसको हम बोल रहे हैं लैचिंग करंट। लैचिंग करंट में एक और क्या याद रखना है कि ये मिनिमम एनोड करंट का वैल्यू है। मिनिमम क्या है, एनोड करंट है। अगर एनोड से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इससे मिनिमम नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो इससे ज्यादा होगा। अब देखिए
नेक्स्ट क्या है, होल्डिंग करंट है। होल्डिंग करंट में क्या कहता है कि अगर हमको इसको बंद करना है, अगर हमको इसको बंद करना है, तो जो लैचिंग करंट पार हो रहा था उसके भी नीचे हमको उल्टा रिवर्स बायस में एक वोल्टेज को लगाना पड़ेगा।